नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं मनु भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास स्वामी। तो आइए कहानी में धीरे धीरे आगे बढ़े। रात को घनश्याम आया तो उसकी धुली धुली आंखों और उदास चेहरे को देखकर पूछा, क्या बात है? माँ के यहाँ सब कुशल तो है? मिनी की आंखें फिर छल छल आई। तुम्हारे यहाँ आ जाने से शायद वह बहुत अकेली रह गई हैं। मिनी जाने कहाँ शून्य में देख रही थी। वहीं देखते देखते बोली, बहुत बहुत अकेली। स्वर उसका आंसू में डूबा हुआ था। फिर एकाएक घनश्याम की तरफ देखकर बोली, तुम मुझे कुछ दिनों के लिए माँ के पास भेज सकते हो? मैं एक बार वहां जाना चाहती हूँ। मिनी के स्वर में कुछ ऐसी याचना थी कि घनश्याम एक क्षण को जैसे असमंजस में पड़ गया। पास आकर बहुत प्यार भरे स्वर में बोला, जानती तो अगले महीने पूजा है, क्या इस समय माँ जाने देगी? हाँ, पूजा के बाद जरूर माँ से कहकर जाने की व्यवस्था करवा दूंगा। मैंने कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप जाकर सो गई। दूसरे दिन उठी तो लगा रात भर की नींद ने मन को कहीं से भी हल्का नहीं किया, बल्कि अवसाद का बोझ और अधिक गहरा हो गया है। मन की उदासी ने शरीर को और अलस बना दिया है कि उठकर कुछ भी करने की इच्छा नहीं हुई। घनश्याम ने खुद ही अपने कपड़े निकाले और नहाने के लिए निकल गया। थोड़ी देर में ही माँ का स्वर बाहर से सुनाई दिया, अरे किया क्या? बहुराने का सेवा का शौक पूरा हो गया क्या? फिर गले को सप्तम स्वर में चढ़ाकर बोली, बंकू, बड़े बाबू के नहाने का पानी तो रख। 2 दिन किसी ने रख दिया तो तूने सोचा कि चलो छुट्टी हुई। मिनी ने जैसे तैसे अपने को समेटा और बाहर निकल कर आई, पर घनश्याम अपना पानी खुद रख चुका था। सास ने उसे ही सुनाते हुए कहा, बहू, तुम अपनी किताबें ही पढ़ा करो। बेकार ही 2 दिन को इन कामों में हाथ डालकर नौकरों की आदतें और बिगाड़ दोगी। ननद फिर से हंसती, जैसे माँ ने कोई बड़ा भारी मजाक किया हो, और देवरानी के होठों पर वैसे ही बेअंग भरी मुस्कुराहट खेल गई। बस विकार रही किसी का चेहरा रहा तो घनश्याम का। वैसे ही मुस्कुराता हुआ नहाने घुस गया। आज सिमनी अपने कमरे में लौट आई। शाम को रसोई के बाहर बैठी वो चावल बिन रही थी कि पति का स्वर सुनाई दिया। बिजली की फुर्ती से सास भंडार घर से निकली और टुकी को आदेश दिया, बड़े दादा के हाथ मुंह धोने का पानी रखकर जल्दी से चाय बना। थोड़ा अपने से भी देख लिया कर टुकी, हर काम आंख में उंगली डालकर ही न दिखाना पड़े। और परम आलसी टुकी जिस तत्परता से दादा की सेवा में लग गई, उसने मिनी को हैरत में डाल दिया। पर वो बच्ची नहीं खूब समझती है कि उसे नीचा दिखाने के लिए रचे गए इस नाटक में घनश्याम को हित चिंता कितनी है। पर टुके के हाथ से छिटकर काम लेना उसे अशोभनीय लगा। वो बिना कुछ बोले चावल बीनती रही। जो भी आज किसी का प्रतिवाद करने का उसका मन नहीं हो रहा था। रात में ही घनश्याम को ज्वर हुआ। मिनी को मालूम तक नहीं। सवेरे सोकर उठी तो देखा पति पलंग पर ही सोए पड़े हैं। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। ये क्या, तुम उठे नहीं? रात ज्वर हो आया, अभी भी आंखें जल रही हैं और सिर भारी है। मिनी उठकर पास गई, माथा छूकर देखा, बुखार तो तेज लगता है, तुमने मुझे जगाया नहीं। जगा कर क्या करता भला? मिनी जानती है घनश्याम से बहस करना बेकार है। उसने माँ को जाकर सूचना दे दी। घर की करता धरता वही है तो करना होगा वही करेंगी। पर 9 बजे तक भी जब सास घनश्याम को देखने नहीं आई, फिर गुस्से से वह सुलगने लगी। मन हुआ वो भी जाकर उसी तरफ पूछे कि बस हो गई सेवा चाकरी बेटे की, पर वह जानती है उस स्तर पर उससे कभी नहीं उतरा जाएगा। चुपचाप जाकर पति के लिए साबूदाना बनाने लगी। सास ने उसे रसोई में कुछ पकाते दिखा तो बड़े संदिग्ध भाव से टटोलती हुई आ पहुंची। वे कुछ पूछती कि मिनी ने उसके पहले ही कह दिया, उनके लिए साबूदाना बना रही हूँ। हाँ हाँ, तुम ही बना लो बहू। देखते नहीं सवेरे तो मुझे मरने तक की फुर्सत नहीं रहती। पर एक बार भी उन्होंने ये नहीं पूछा कि ज्वर कैसा है। मिनी का मन जाने कैसा हो आया। रात दिन जो आदमी इस घर के लिए खटता है, अपनी कमाई का पैसा पैसा तक जो माँ के हाथ में सौंप देता है, अपने ऊपर जो 4 पैसे भी खर्च नहीं करता, उसी निरीह व्यक्ति की ऐसी उपेक्षा। अखिल के दफ्तर जाने का समय हुआ तो वो फिर सास के पास गई। अखिल भैया से कह दीजिए माँ
कि शाम को लौटते समय कोई दवाई लेते आएंगे। ज्वर के साथ बदन में दर्द भी है। माँ बड़े मनोयोग से अखिल की थाली सजा रही थी। बोली, तुम खुद ही जो कह दो। अखिल से पर्दा तो करती नहीं। मिनी ने होठ तकाई, कड़ी बात भी भीतर ही भीतर घोट लिया। वो जानती है घनश्याम को घर में होने वाले इन क्लेशों से बड़ा आदमी कष्ट होता है। उसका अपना मन ही कौन खुश होता है। सुनकर वो जितनी दुखी होती है, सुनाकर उससे अधिक खिन्न होती है। वो अखिल को बोल आई। घनश्याम ने सुना तो यही कहा, दवाई के लिए क्यों कहा, तुलसी की चाय दे देना। 2-3 बार महाप्रभु की कृपा हुई तो बुखार शाम तक उतर जाएगा। चाय तो दे दूंगी, पर बुखार प्रभु की कृपा से नहीं, दवाई से ही उतरेगा। घनश्याम की अतिरिक्त सहनशीलता उसे जलाकर राख कर देती है। अभी कभी प्रभु की कृपा पर भाषण न शुरू हो जाए, इसलिए वह उठकर बाहर चली गई। बुखार शाम तक भी नहीं उतरा। वह बड़े व्यस्त भाव से एक बार कमरे में झांकने आई और बहू तो है कि देखभाल करने को कहते हुए निकल गई। बात में अस्वस्थी भाव कहीं नहीं था, गिला ही था। शाम को अखिल की आवाज सुनकर मिनी ने पूछा, दवाई ले आए अखिल भैया? अखिल ने पहले तो उसे इस भाव से देखा मानो इस प्रश्न का मतलब ही न समझ पा रहा हो। फिर एकाएक जैसे कुछ याद करता सा बोला, ओहो भाभी, बात यह है भाभी कि आज ऑफिस में इतनी खिटखिट रही कि दिमाग एकदम भूसा हो गया, एकदम भूल ही गया। कल जरूर लेता आऊँगा। बात और इससे भी ज़्यादा कहने के लापरवाह ढंग। मिनी ऊपर से नीचे तक सुलग उठी। फिर भी उसने अपने को भरसक संयत रखकर कहा, कल तक तो उन्हें बुखार में इस तरह मैं पड़ा नहीं रहने दूंगी। ना होगा तो मैं खुद जाकर दवाई ले आऊंगी। अखिल के लिए नाश्ता लिए सास पीछे से आ खड़ी हुई। मिनी की बात सुनी तो तमक कर बोली, ऑफिस के 70 झंझटों में अगर आदमी भूल ही गया तो इतना गरजने परसने की क्या बात हो गई बहू? लड़के को 2 घड़ी सांस तो लेने दो। फिर तुमने क्या घनश्याम के सारे कायदे कानून तोड़वाने की कसम खा ली है? वो तो दवाई दारू कभी पीता नहीं। मिनी ने जलती सी नजरों से सास की ओर देखा, फिर बड़े दृढ़ स्वर में आदेश देती सी बोली, खा पी कर अभी कोई दवाई ला सको तो अच्छा है अखिल भैया, नहीं तो मुझे ही कोई उपाय करना होगा। और फिर बिना एक क्षण रुके वह चली गई, अखिल को विस्मित और सास को कुपित सा छोड़कर। घनश्याम के सिरहाने बैठकर उससे पूछा, अच्छा बताओ तो, घर वाले तुम्हारी इतनी उपेक्षा है, तुम्हारा इतना अपमान क्यों करते हैं? तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? अपार विस्मय से घनश्याम ने कहा, किस पर गुस्सा करूं? घर वालों के कहने सुनने पर कहीं अपमान होता है भला? होता है, खूब होता है। घर वालों से ज्यादा गुस्सा तो मेरी को घनश्याम की सहनशीलता पर आता है। घनश्याम हंसा, पर मैं तो वैष्णव हूँ, सहन करना क्षमा करना ये तो हमारे महाप्रभु का आदेश है। होगा, उपेक्षा से मिनी ने कहा, जिस सहन करने वाले से सामने वाले को अन्याय करने की पूरी छूट मिल जाए, मेरी नज़र में तो वह भी उतना ही बड़ा अन्याय है। घनश्याम उसी तरह हंसता रहा। एक बार तुम सच्चे मन से अपने आप को महाप्रभु के चरणों में सौंप दो, फिर तुम्हारा दुख क्रोध सब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। पर मिनी का मन ना अपने को भगवान के चरणों में समर्पित करने का हो रहा है, न ही वो अपने पति की इस मुद्रा को बर्दाश्त कर पा रही है। इस घर में आने के बाद उसने जो जो अन्याय होते देखा है, उस सबको पति की आंखों में उंगली डालकर दिखा देना चाहती है। पति के पास बैठकर यूं फुर्सत से बात करने का मौका भी तो आज उसे पहली बार ही मिला है, वरना तो रात में इतनी देर से आता है कि मिनी या तो सो चुकी होती है या नींद उस पर छाई रहती है। संबंधों का जो रूप उन दोनों के बीच बन गया है, उसमें उसे जागते रहने की कभी आवश्यकता नहीं हुई। इस तरह के संबंधों से वो शुरू से ही अपने को बचाती आई है, और पति को न उस सब का आग्रह है न ही अपेक्षा। लेकिन अब वो चुप नहीं रहेगी। अच्छा, तुम रात दिन खटते हो, सारा घर चलाते हो, अपनी कमाई को का पाई पाई माँ के हाथ में रख देते हो, फिर भी तुम्हारी आवश्यकता, तुम्हारा दुख सुख देखने की किसी को जरूरत न अवकाश। अखिल बाबू का कमरा देखा है
क्या नहीं है उसमें? कालीन, सोफा, पंखा और दुनिया भर का तामझाम। और तुम्हारे कमरे में? अपार विस्मय से घनश्यामिनी का चेहरा दिखने लगा। फिर धीरे धीरे उसके सदा निर्मल चेहरे पर एक मलिन सी छाया उभर आई। वो सब तुम क्या कह रही हो? साधारण घरेलू औरतों की तरह तुम भी क्या सारे दिन यही सब सोचती रहती हो? तुमसे किसने कह दिया मैं कुछ विशिष्ट हूँ? कहेगा कौन? मैं क्या जानता नहीं? अगर विशिष्ट होकर यूं अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है तो मैं साधारण ही अच्छी। घनश्याम चुप हो गया। उसने आंखें मूंद ली। उसके चेहरे पर एक गहरी वेदना का भाव घिराया। ऐसा भाव मिनी ने कभी उसके मुख पर देखा नहीं था। हमेशा एक निर्मल हंसी, एक मृदु कोमल भाव ही उसने वहां देखा था। वो भीतर ही भीतर सहम उठी। उसे लगा जैसे उसने घनश्याम की किसी दुखती रग को छेड़ दिया है। और कुछ समझ में नहीं आया तो उसने धीरे से घनश्याम के माथे पर हाथ रख दिया। शब्दों से नहीं, स्पर्श से ही वो जता दे कि पति को यूं आहत करने का उसका दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। स्पर्श में सचमुच कुछ था कि घनश्याम ने आंखें खोली। फिर जैसे सारी शक्ति को बटोर कर उसने कहा, तुम एक वैष्णव की पत्नी हो मिनी। तुम्हें इन छोटी छोटी बातों के से ऊपर उठना होगा। तुम आई तो इन सब के ऊपर ही थी। अब क्यों व्यर्थ ही अपने को नीचे घसीट रही हो? वो चुप हो गया, जैसे बहुत थक गया है। उसने आंखें मूंद ली। मिली पलक उस चेहरे को देखते रही। अलमारी से कपड़े निकालते निकालते मिनी ने कहा, तुम्हारे पास एक कुर्ता साबूत नहीं है? एक दो सिलवा क्यों नहीं लेते? अच्छा, माँ से कहूँगा। खाना खाने बैठा तो उसने माँ से कहा, माँ मेरे सभी कुर्ते फट गए हैं, दो तीन नए कुर्ते सिलवा दो तो। माँ ने आंखें कपाल पर चढ़ाकर कहा, कैसी बात करते हो बेटा? इस बार तुमने पूरा रुपया तक तो दिया नहीं। 800,000 का खर्च और अभी कुछ 600 रुपए दिए हैं। वसूली कुछ हो ही नहीं रही है, या कि बाकी बात उन्होंने अधूरी छोड़ दी। हाँ हाँ, असल में रुपया कुछ दुकानों में अटक गया है। रुपया भले ही अटक जाए बेटा, घर का खर्चा तो एक दिन को भी नहीं अटकता। निखिल की फीस की दूसरी चिट्ठी आ गई है। उसने फीस नहीं भरी है अभी तक। सामने पूजा का खर्चा है। ओहो, ठीक तो है, पूजा पर ही बन जाएगा। मैं तो भूल ही गया। आज एक दुकानदार का रुपया देने का वादा है। मिल गया तो कल निखिल की फीस भी भेज दूंगा। आज तक तो तुमने कभी कोई चीज मांगी नहीं बेटा। मैं ही तो देखभाल करके सब कुछ करती रही हूँ। अब तुम भी इतना अंधेर? बीच में ही बात काट कर घनश्याम बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और फुर्ती से हाथ धोकर चला गया। ओट में बैठी मिनी ने गुस्से से होठ काट लिए। ऊपर उठकर रहना है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।